जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेरिकल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। ये मई 2024 के महीने का करंट अफेयर है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। बच्चों के सामने ये समस्या रहती है इतने सारे मैटर को देखते हुए कि हम क्या छोड़ दें क्या पढ़ लें, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा रहता है करंट अफेयर का, सच में ज़्यादा रहता भी है। और बस श्योरिटी के साथ कहा भी नहीं जा सकता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि करंट अफेयर का जो इवेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम आपको यहाँ टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन देने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आपके इसी से मई महीने का जो करंट अफेयर्स है वो फंसेगा और क्वेश्चंस इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। लंबा हो सकता है, 1 घंटे के आसपास हो सकता है, 1 घंटे से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस लिखे हैं वैसे तो, और एक्सप्लेनेशन भी हमने लिखने की कोशिश की है, लेकिन बताने में टाइम तो लगता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि एक रैम्पेज मिसाइल है जो हाल ही में, इस रैम्पेज मिसाइल को नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। इसकी क्या फीचर, विशेषता क्या है इसका? तो इसकी विशेषता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी क्या विशेषता है। इस रैम्पेज मिसाइल को रिसेंटली इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया। इंडक्ट माने शामिल करना। तो क्या विशेषता है? देखो, इसकी विशेषता है कि ये एयर टू सरफेस काम करती है। कैसे काम करती है? एयर टू सरफेस काम करती है। एयर टू सरफेस, ठीक। एयर से सरफेस यानी कहने का मतलब यह है कि ये हवा से मार करती है और ज़मीन पर मार करती है, हवा से ज़मीन पर मार करती है। इसे डेवलप किसने किया है? तो जो रैम्पेज मिसाइल है वो इजराइल इंडस्ट्री ने इसे डेवलप किया है। किसने? इजराइल की मिलिट्री ने डेवलप किया है। ये जो मिसाइल है वो एक्चुअल में इजराइल ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, चलिए टाइप क्या है इसका? प्रेसिशन गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी सटीक है और खुद से गाइड होती रहती है। इसका वजन है 570 किलोग्राम का, लेंथ 4.7 मीटर का है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है कि अगर हम कोई ऐसी युद्ध स्थिति में फंस जाएं जहां हमें हवा से मार करनी हो ज़मीन पर, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संथुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं। यानी ये जो कांके संथुरई एक प्रोजेक्ट है वो किस देश का है, जिसका अभी अभी रिनोवेशन जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया को मिला है। ठीक, तो ये कांके संथुरई है वो किस देश का प्रोजेक्ट है? ठीक है, एक्चुअल में जो पोर्ट है तो पोर्ट रिनोवेशन है। ठीक है, तो बंदरगाह है। सवाल यही है कि ये किस देश का बंदरगाह है, किसका है? श्रीलंका का है, बांग्लादेश का है, इंडोनेशिया का है, मॉरिशस का है। तो सही जवाब होगा इसका श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। देखें, ये है श्रीलंका और ये है श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र। ये जो उत्तरी क्षेत्र है श्रीलंका का, यहाँ पर है ये कांके संथुरई, और ये इंडिया के जो पुडुचेरी का कराईकल है वहाँ से, तमिलनाडु का जो नागापत्तनम है वहाँ से ये सीधे कनेक्ट होता है। तो इसको प्रोजेक्ट को, इसको रिनोवेट करने के लिए ही भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी मिली है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हालांकि पोर्ट लोकेशन और फीचर्स दे रखे हैं, तो ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। मेजर कलसी क्लासेस का ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हो और पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखें। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST कलेक्शन में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? यानी GST कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो GST कलेक्शन है वो किस राज्य से आया है? किस राज्य का सबसे ज़्यादा योगदान है उसमें? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है इसमें, सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को पता भी होगा। सही जवाब है इसका महाराष्ट्र। ठीक, देख लेते हैं। GST कलेक्शन अप्रैल 2024 तक 2.10 लाख करोड़ हुआ है, अब तक का सर्वोच्च है। और सबसे ज़्यादा कलेक्शन किसने किया है? ये देखिए, महाराष्ट्र ने। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरा गुजरात, चौथे नंबर पर UP। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। और देखा भी जाए तो महाराष्ट्र की GDP बाकी राज्यों से ज़्यादा ही मिलेगी, तभी तो वहाँ कलेक्शन ज़्यादा है। चलिए आगे देखें।
क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली DRDO है सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज, यानी पहली बात तो ये याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन से ही हमको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। ये लॉन्ग रेंज है पहली बात तो, स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल है। क्या है? एंटी सबमरीन, यानी पनडुब्बी को तोड़ने वाली, फोड़ने वाली, रोकने वाली एंटी सबमरीन, ठीक, मिसाइल सिस्टम है। पूछा गया है कि ये कहाँ पर टेस्ट किया है, सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो जो DRDO है अपनी जितनी भी मिसाइल टेस्ट करता है वो जनरली उड़ीसा का चांदीपुर टेस्ट रेंज है, एक चांदीपुर टेस्ट रेंज है, ठीक है। वह चांदीपुर टेस्ट रेंज में इसे क्या किया गया हो, टेस्ट किया गया होगा, और आंसर भी वही होगा, देख लेंगे हम, अभी देख लेते हैं। चांदीपुर टेस्ट रेंज, तो आंसर इसका उड़ीसा होगा, ठीक है, देखें उड़ीसा। अब आपको यहाँ क्या है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको दे दिया गया है। यहाँ दे रखा है कि DRDO को 1 जनवरी 1958 को बनाया गया है, यानी इस्टेब्लिश किया गया था। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपको एंटी सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बियों के हमले को रोकता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 46 अंटार्कटिक संधि की सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है, यानी विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। इसे बोलते हैं ATCM बोलते हैं इन शॉर्ट में, और इसी को बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक पार्लियामेंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को ही अंटार्कटिक पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो इसका 46 का मेजबान देश कौन सा है, तो अभी अभी भारत में हुआ था ये 22 मई से लेकर 30 मई के आसपास भारत में कोची में हुआ था। तो भारत ही इसका होस्ट कंट्री है। कौन है भारत इसका होस्ट कंट्री है 46 का। देखो अंटार्कटिक जो ट्रीटी थी उसे 1959 में साइन किया था, ठीक है, 12 देशों ने, और फिर उसके बाद ये 1961 में अप्लाई हो गई थी, यानी लागू हो गई थी। भारत ने इसे 1983 में साइन किया है, ज्वाइन किया है। इस अंटार्कटिक ट्रीटी की पहली कंसल्टेटिव मीटिंग कैनबरा में हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत सेकंड टाइम इसको होस्ट कर रहा है, क्योंकि भारत 2007 में भी इसे नई दिल्ली में एक बार होस्ट कर चुका है। तो सेकंड टाइम है जब इंडिया ने इसे होस्ट किया है, ठीक है। चलिए आगे देखें हम लोग। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद को समाप्त करने के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है। सिंपल सी बात है, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन होता है वो आप जानते हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन खबरों में हमेशा एक ही देश को लेकर के रहता है। जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन हमेशा ही एक देश को लेकर के ही वो दिया जाता है, वो है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच का जो विवाद है, ठीक है। तो इजराइल फ़िलिस्तीन, यानी ना तो इजराइल को पूरी ज़मीन मिले ना ही फ़िलिस्तीन को मिले, बल्कि अब लड़ाई बंद करके इन लोगों को अलग अपना अपना देश तो कर लेना चाहिए। इजराइल ने जो जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है उसे छोड़ देना चाहिए। उसी के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन हमेशा खबरों में रहता है। तो भारत ने भी इसका समर्थन किया है। भारत हमेशा ही करता है कि फ़िलिस्तीन अलग रहे और इजराइल अलग रहे, कोई दूसरे पर कब्जा ना करे। ये आपको यहाँ मैप दिया है, आप इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आपको सवाल यहाँ से और भी मिल जाए, सिर्फ करंट का ही नहीं और भी मिल जाए। देखें, ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो इजराइल है ऊपर लेबनान से घिरा है, फिर सीरिया से घिरा है, फिर जॉर्डन से घिरा है, फिर इधर मिस्र से घिरा है, यानी इजिप्ट से घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसे हम बोल देते हैं जोशीले मिस्र, है ना, जोशीले से जॉर्डन, सी से सीरिया, ले से लेबनान, इजिप्ट से मिस्र। जोशीले मिस्र एक ट्रिक बना लेते हैं लोग, ठीक। इजराइल इतने देशों से घिरा हुआ है और इधर से मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यहाँ एक लाइन दिख रही होगी छोटी सी, इसी को बोलते हैं गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी है। ये जो गाजा पट्टी है, अभी इजराइल ने इसी पर हमला किया था। इधर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा छोटा सा, ये बिल्कुल छोटा सा, ये ही है फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा इधर है, गाजा पट्टी कहलाता है जो, यानी फ़िलिस्तीन अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक है। तो सवाल ये है कि अभी एक बात और है, यहीं पर देख लीजिए कि यहाँ पर फ़िलिस्तीन का जो गाजा क्षेत्र है और जो इजिप्ट का जो क्षेत्र है, यहाँ से फ़िलिस्तीन के लोग इजिप्ट में एंट्री कर सकते हैं और इजिप्ट के लोग फ़िलिस्तीन में एंट्री कर सकते हैं। इजराइल के ही बगल में है ये बिल्कुल। तो इजरायली फोर्सेस ने
यहाँ पर अटैक किया था, इसे रफ़ा बॉर्डर बोलते हैं। तो फ़िलिस्तीन और इजिप्ट का जो बॉर्डर है वो रफ़ा बॉर्डर कहलाता है, ठीक है, रफ़ा बॉर्डर। तो रफ़ा बॉर्डर में लोग क्रॉस ना करें, ये ना करें, तो इजराइल ने काफ़ी हद तक यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर के इजिप्ट काफ़ी गुस्से में आ गया था, वो अगले हमने क्वेश्चन में डाला हुआ है, ठीक है। तो इस लोकेशन को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, हाल ही में किसी दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी कि विटली गोल्ड अवार्ड को हम लोग ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, वैसे इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विटली गोल्ड अवार्ड को हम क्या कहते हैं, इस अवार्ड को हम लोग ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और दूसरी बार मिला है, इसका मतलब 2024 में मिला है और इससे पहले भी ये मिल चुका है। तो वो किसको मिला है, तो वो है हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन जी, ठीक है। किसको मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन। देखो विटली गोल्ड अवार्ड इसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। 2007 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 2007 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। किसको दिया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। 2017 में पहली बार इनको मिल गया था, ठीक है। आगे देखें, हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम वैली कहाँ स्थित है। सक्सगाम वैली अक्सर खबरों में रहती है और इसलिए ये विवाद का कारण बनती रहती है। तो ये विवाद का कारण बनती है सक्सगाम वैली, ठीक है। सक्सगाम वैली विवाद का कारण है भारत चीन का। तो लोकेशन पूछा है, ये कहाँ है, काराकोरम, जास्कर, धौलाधर, कंचनजंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन। वैसे काराकोरम में है आंसर, लेकिन इसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ देखेंगे ठीक से, तो ये है सक्सगाम। तो ये किस एरिया में आता है, काराकोरम वाले एरिया में आता है सक्सगाम वैली। यानी एक्चुअल में ये वर्तमान में ये पीओके का पार्ट है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में शामिल है, यानी भारत के कंट्रोल में ये नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही है सक्सगाम वैली, जो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 3 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 2024 में उस इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, ठीक है। भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 2 स्थान भले ही सुधरी हो, लेकिन हम बहुत पीछे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक। अपनी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का ऐसे तो नाम सुने ही होंगे, ठीक। तो कारण उसका यही है क्योंकि हमारे यहाँ की जो मीडिया है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, सरकार की गुलाम बन जाती है, सरकार से सवाल नहीं करती है। इसीलिए हमारी रैंकिंग खिसक करके वैसे बहुत पीछे है बाकी के देशों में। यानी हमसे जो गरीब देश हैं, बेकार देश हैं, उन तक में मीडिया वहाँ ठीक है, जबकि अपने देश की मीडिया एकदम गुलाम बन चुका है। आज़ादी ख़त्म हो गई है प्रेस की काफ़ी हद तक। तो 159 रैंक पे हैं हम लोग, 159वें पे। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र में मीडिया का ये बुरा हाल है, तो फिर देश के लोकतंत्र का क्या होगा। टॉप कंट्री इसमें जो है वो है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, ठीक है। और भारत है 159वीं रैंक पर। तुर्की, श्रीलंका, पाकिस्तान तक हमसे इसमें आगे हैं, आप सोच के देख लो। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड विद द यूनेस्को गुलेर्मो कैनो अवार्ड। किसे भी यूनेस्को का गिलेर्मो कैनो अवार्ड दिया गया है। तो गिलेर्मो कैनो अवार्ड दिया जाता है बढ़िया रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है, जिससे कि विश्व की हकीकत जानने को मिले, देखने को मिल सके, वहाँ दिया जाता है उस क्षेत्र के लिए। तो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अभी फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में, जो गाज़ा पट्टी में जो पत्रकार थे, वहाँ पर कई सारे लोगों की तो डेथ भी हो गई, ठीक है, कई सारे पत्रकार की वहाँ डेथ हो चुकी थी। तो वहीं पर जो गाज़ा पट्टी में जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हीं के लिए यूनेस्को ने ये दिया है गिलेर्मो कैनो अवार्ड, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, ये दे रखा है गाज़ा पट्टी में। वैसे इसे गाज़ा नहीं बोलते हैं, गज़ा बोलते हैं एक्चुअल में। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1997 से। आगे देखें, हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनयिक यानी कि फर्स्ट एआई डिप्लोमेट विक्टोरिया शी को किसने लॉन्च किया है। अभी विक्टोरिया शी को किसने लॉन्च किया है, फर्स्ट एआई डेवलप दुनिया की पहली, ठीक। तो इसको लॉन्च किया है। मज़ेदार बात यह है कि आप अंदाज़ा भी लगाएंगे तो गलत लगा देंगे, लेकिन आंसर इसका यूक्रेन होगा, क्योंकि यूक्रेन ने इसे लॉन्च किया है। वर्ल्ड की फर्स्ट एआई डिप्लोमेट है, एआई सीईओ नहीं, हम एआई डिप्लोमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जो आवाज़ ली है, तो वो जो यूक्रेन की एक सेलिब्रिटी है और सिंगर भी है, टीवी सीरियल्स में आती हैं, रोजली नॉम्ब्रे की आवाज़ का इस्तेमाल किया है इस विक्टोरिया शी के लिए। ये पहले से ही जो तैयार है, मंत्रालय में जो
ऑलरेडी प्रेस का जो नोट तैयार होता है, जो पहले से भाषण तैयार कर लिया गया है, उसी को पढ़ने का काम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, नहीं तो इससे ज़्यादा काम करवाना चाहिए था। रिसेंटली द फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट FWD-200B को अभी उद्घाटन किया गया, उसका अनवील्ड किया गया। कहाँ किया गया, यानी उसका अनावरण कहाँ किया गया है? एक स्वदेशी बमवर्षक विमान है, मानव रहित, जिसका नाम है, यानी भारत का ही है, इसका मतलब इस ध्यान रखेंगे, इसका नाम ये याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए FWD-200B चर्चा में था, बताइए ये क्या था? एक ग्रह का नाम, गैलेक्सी का नाम, बमवर्षक विमान, मिसाइल, तो चक्करों में पड़ जाएंगे। तो ये क्या है? ये बॉम्बर है एक, वो भी भारत में डेवलप है। इसका जो उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन हुआ है, अनवील्ड हुआ है, ये वो बेंगलोर में हुआ है। कहाँ पर? बेंगलोर में। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बेंगलोर। देखें, ये देखो 12 से 20 घंटे तक ये लगातार आसमान में रह सकता है। ये लिखा हुआ है FWD-200B, ये बॉम्बर है। ठीक, मैक्सिमम स्पीड देखो इसकी 200 नॉटिकल चल जा सकती है, यानी 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़मीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक कंट्रोल कर सकते हैं आप इसको, और 100 किलोग्राम की बम लेके उड़ सकता है, यानी 100 किलोग्राम बम इससे फोड़े जा सकते हैं ऊपर से। बेंगलोर में इसको इनॉग्रेशन किया गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड द पैराफिन फ्यूल रॉकेट SR-75 फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किसने अभी पैराफिन फ्यूल को इस्तेमाल करके, किसने सबसे पहले, यानी ये दुनिया की ऐसी पहली मिसाइल होगी जिसमें पैराफिन फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले किस कंपनी ने किया है, किसने किया है? इसका नाम है SR-75। तो आप इसका नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है ये है हाई इम्पल्स नाम की कंपनी है, जिसने पहली ऐसी मिसाइल लॉन्च की है जो पैराफिन फ्यूल से बनी हुई है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ही ये फैली है, हाई इम्पल्स नाम की कंपनी। ठीक, ये देख लो। ठीक, अगला देखें, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द सी ट्रायल ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान, यानी किसने अभी फुजियान नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी विमान वाहक पोत, यानी उस पर जहाज़ ले जाए जा सकते हैं। ठीक, यानी एरोप्लेन्स उससे उड़ाए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ऐसे उसका नाम है फुजियान। तो किसने भी उसका सी ट्रायल, यानी किसने समुद्री परीक्षण स्टार्ट किया है? कौन सा देश है? नाम देख के लग रहा है जापान होगा, या फिर साउथ कोरिया, चाइना, USA तो नहीं होगा, क्योंकि नाम फुजियान टाइप का है। फुजियान से लग रहा होगा जापान, लेकिन हकीकत आंसर इसका क्या है? चीन है। क्या आंसर इसका? चीन है। ठीक है, देख लेते हैं। चीन में 3 फिलहाल, भारत के पास तो अरहंत नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक 2012 में शामिल किया, एक 2017 में और एक 2024 में। एक है जाओडिंग, एक है सेडिंग और एक है जाओनिंग और एक है सेडिंग और तीसरा है फुजियान। एक्चुअल में ये फुजियान है, गलत लग गया है। ठीक है, इसका वजन देखो कितना है, वजन देखो, वजन देख के बुखार आ जाएगा। 79,000 टन, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन का ये अब तक का सबसे बड़ा और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इसमें लॉन्च की मतलब इंस्टॉल किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ठीक है, आगे देखें अगला सवाल। हाल ही में भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी और वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से यानी एक जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक सेकंड को आयोजित किया है, कंडक्ट किया है। कहाँ किया है ये? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। आपको पता भी है ये कि जो जॉइंट एक्सरसाइज है गगन, तो निश्चित ही वो पंजाब में, गुजरात में होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो पाकिस्तान को दिखाने के लिए हम लोग ये जॉइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, गगन स्ट्राइक 2, याद रखेंगे इस बात को। तो कहाँ होना चाहिए इसे? होना तो मेरे ख्याल से पंजाब में चाहिए। चलो मैं अपना ख्याल देख लेता हूँ, पंजाब करेक्ट। ठीक है, पंजाब में इसको किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये आर्मी और एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का जॉइंट एक्सरसाइज है। ठीक, चलिए आगे देखें हम लोग। अगला सवाल है व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की ग्लोबल रैंक क्या है इन द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, यानी एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, जिसे ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर ने जारी किया है। यानी अगर आपसे पूछा भी जाए तो एम्बर क्या है, तो आप बताएंगे एम्बर एक ग्लोबल थिंक टैंक है एनर्जी के मामले में,
उसने अभी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 नाम का एक रिपोर्ट जारी किया है, उसमें रैंकिंग दी गई है कंट्रीज़ को। तो उस रैंक में भारत की रैंक क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम तीसरे नंबर पर हैं। एक्चुअल में इसने जो रैंकिंग जारी की है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के मामले में जारी की है, सोलर। तो हम जापान को छोड़ छाड़ के कहाँ आ गए हैं, खुद आ गए हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी चीन में, फिर यूएसए में, फिर इंडिया में है। पहले जापान में होती थी, अब भारत में ज़्यादा होने लगी है। तो भारत सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में चौथे नंबर पर नहीं है, अब तीसरे नंबर पर है, ठीक। चलिए, और ये भारत की कम से कम बहुत बड़ा एक अचीवमेंट तो कहा जाना चाहिए। हाल ही में हमारी एयरफोर्स ने कहाँ पर ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया है। तो बम्बी बकेट काफ़ी चर्चा में था, लोगों ने इस पर रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए थे, हम भी सोच रहे थे बनाएं, लेकिन मैं नहीं, उस समय टाइम नहीं था तो बना नहीं पाए। और अभी भी थोड़ा हेल्थ इशू है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। तो उसका कारण यही है कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, हम इसमें और डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो हाल ही में ये कहाँ पर ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया था। इससे बम्बी बकेट से पानी भर के छोड़ दिया जाता है ऊपर से और आग बुझ जाती है। तो निश्चित रूप से अभी हाल ही में आग कहाँ लगी थी, उत्तराखंड में आग लगी थी। तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए एयरफोर्स का सहारा लिया था। तो ऊपर से पानी बरसाया गया था। ये देखो, इसमें बहुत सारा पानी भर लिया जाता है तालाब से और फिर छोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं बम्बी बकेट। देखो यहाँ से पानी भरा जा रहा है और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। आगे देखें, हाल ही में किसने इसके सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ कमर लॉन्च किया है। तो ये निश्चित रूप से IQ कमर जो पहला चंद्रयान है, ये वास्तव में ये पहला चंद्र मिशन है, लूनर मिशन है। ये IQ कमर ये पाकिस्तान का है और इसके लिए इसने चाइना के चांगई 6 का हेल्प लिया है, यानी चांगई 6 का हेल्प लिया है, क्योंकि चांगई 6 चाइना का लूनर मिशन है। तो जब इसको लॉन्च किया जाएगा, चाइना लॉन्च करेगा, कर चुका है वैसे, तो उसी समय IQ कमर को भी लेके गया था। तो पाकिस्तान का ये एक लूनर मिशन है, ठीक। आगे देखें, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यानी उसमें जो फ्यूल भरा गया है वो लिक्विड है, लेकिन बात यह है कि वो 3D प्रिंटिंग से बना हुआ इंजन है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं 3D प्रिंटिंग को। तो 3D प्रिंटिंग वगैरह पे हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको समझाया जाएगा। हालांकि इस जो इंजन है, रॉकेट का इंजन है, वो PS4 है। क्या है वो? PS4 है। आगे देखें, देखो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है। ये इसरो ने अभी इसे 3D प्रिंटिंग के माध्यम से PS4 को बनाया है। ऊपर लिखा हुआ PS4, ठीक है। आगे देखें, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने दुनिया में सबसे पहले 6G डिवाइस को लॉन्च किया है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में आप जानते हैं सबसे टॉप लेवल पर कौन काम करता है, जापान काम करता है। तो इसलिए जापान होगा, ठीक है। चलिए आगे, जापान के बारे में लिखा है, कई लोगों ने डेवलप किया है, लेकिन अभी एक वर्केबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इंटरनेट कहते ना, इनहेरेंट इसके प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारी कमियां हैं अभी इसमें। तो अभी ये वर्केबल नहीं है। हाँ, लेकिन डिवाइस लॉन्च किया जा चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि 5G की तुलना में 20 टाइम्स स्पीड उसकी ज़्यादा है 6G डिवाइस की। हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है। तो ये वही कैंप डेविड समझौता है जो मैं बात कर रहा था कि इजराइल जब गज़ा पर अटैक कर रहा था तो रफ़ा बॉर्डर पर भी अटैक कर रहा था। तो इजिप्ट ने कहा था कि अगर आपने ज़्यादा अटैक करना जारी रखा तो फिर आपके और हमारे बीच में एक जो समझौता हुआ था, जिसे कैंप डेविड समझौता कहा जाता है, यानी कि इजराइल के और इजिप्ट के बीच का समझौता है ये कैंप डेविड, ठीक है। इसमें यूएसए ने मध्यस्थता की थी, हम उसको रद्द कर देंगे फिर। और उसको रद्द होने पर मतलब है कि इजराइल के और इजिप्ट के रिलेशंस भी ख़राब होंगे। फिर पूरा का पूरा जो वेस्ट, स्पेशली जो वेस्ट एशिया यानी जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो आपस में क्या, उस अरब प्रायद्वीप में एक युद्ध का माहौल जो ऑलरेडी है वो और बड़ा हो जाएगा, जो दुनिया के लिए खतरे और कंसर्न की बात है। इसीलिए उसने फिर इजिप्ट ने धमकी भी दे दी है कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर हम करेंगे ऐसा। और ऐसा अगर होता है तब फिर दुनिया के देशों पर प्रेशर आएगा कि इजराइल से कहा जाए कि भाई अटैक वटैक बंद कर दे, बहुत तू मारामारी खेलता रहता है, ठीक है। ये 1978 में हुआ था। क्या था इस समझौते में, ये यहाँ मामला डिस्कस करने का नहीं है। आगे देखें, हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है। यानी यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, MOW, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड
एक रजिस्टर है जिसमें ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाता है ताकि दुनिया के लोग उसको याद रखें लंबे समय तक कि हाँ भाई ऐसा था। ठीक है, तो किसको शामिल किया गया? पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय, लोकलोकन या उपयुक्त सभी? सच बात है कि इन तीनों को ही शामिल किया गया, इसलिए मामला होगा उपयुक्त सभी। भारत ने पहली बार भेजा था अपने इन तीन को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल करने के लिए। पहली बार में ही भारत को इस डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। देख लेते हैं ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। पर्पज है उसका एकेडमिक रिसर्च करना आर्ट्स के फील्ड में। ठीक, ये है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया पैसिफिक, यानी कि यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया पैसिफिक है, इसने शामिल किया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड वाले में इंडिया की चीज़ों को, क्योंकि जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग कमेटी बनाती हैं। तो हमारे वाले को कहाँ शामिल किया जाएगा? जो एशिया पैसिफिक रीजन वाला होगा उसी में शामिल होगा, इसीलिए यहाँ ये शामिल किया गया है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। पर्पज़ सिंपली वही है क्या कि एशिया पैसिफिक में कुछ, एशिया पैसिफिक मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में जो क्षेत्र है कि यहाँ पर कोई भी जो कुछ अच्छा है तो उस अच्छी चीज़ को शामिल किया जाए ताकि लोग उसे लंबे समय तक याद रख पाएँ। ठीक है, आगे देखें। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो आपको पता है तुलसीदास जी ने लिखी है। पंचतंत्र भी पता होगा, विष्णु शर्मा जी हैं। सहृदय लोकलोकन ये आचार्य आनंदवर्धन ने लिखी है, जो कश्मीर के थे एक्चुअल में। ये 14th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा काव्य है, यानी कि पोइट्री है। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल 24, अभी आंकड़ा आया था। ठीक है, 23-24 में भारत का जो फिर से ट्रेडिंग पार्टनर है 2 साल बाद चेंज हो गया है अब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। पहले 2 साल तक रहा था, अभी 2 साल तक टॉप पर यूएसए रहा था, लेकिन अब चीन का नंबर आ गया है। चीन हो गया है हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, 2 साल पहले भी चीन ही होता था, लेकिन 2 साल यूएसए रहा, अब फिर से चीन हो गया है। ठीक, और मज़ेदार बात यह है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट कम किया है, इंपोर्ट ज़्यादा किया है। हमारे जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, यानी टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जोड़ करके हम लेते हैं ट्रेड के मामले में, तो हमने कितना बेचा कितना ख़रीदा, तो ये टोटल देखा जाएगा ना। ट्रेड तो टोटल देखा जाएगा। तो हम अगर अपने टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स को देखें तो हमने उन सभी से ख़रीदा ज़्यादा है, हमने उनको बेचा कम है। इसीलिए इंडिया कम से कम इस मामले में घाटे में है ना। हम चाइना से बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन चाइना से खरीदते बहुत ज़्यादा हैं, डिपेंड बहुत है हम लोग चाइना पे। सोच के देखो, डॉलर बिलियन में है ये मामला, बिलियन डॉलर में 118.4 इतना है इंडिया का चीन के साथ ट्रेड वॉल्यूम टोटल। यूएसए का देखें 0.3 है। यूएई हमारा तीसरा ट्रेडिंग पार्टनर है बड़ा, 83.6 बिलियन है। ठीक है, किसके सहयोग से? AK-203 यानी AK-203 असॉल्ट राइफल है एक, ये अभी इंडियन आर्मी को हैंडओवर की गई है। किसके सहयोग से इसे डेवलप किया गया था? तो हमारा जो AK-47 जो वाला मामला रहता है वो कहाँ से आती है? रसिया से। तो ये AK-203 भी किसने डेवलप किया है? इसे रसिया और इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। इसके लिए यूपी के अमेठी में एक जगह है कोरबा। ठीक है, यूपी में एक जगह है अमेठी और अमेठी में जगह है कोरबा, वहाँ पर इसके लिए प्लांट भी लगाया गया था। ठीक, आगे देखा है, ये देखो साइन किया गया था कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए, और इसके लिए अलग से एक कंपनी भी बनाई थी। 6.1 लाख यानी कि लगभग 6 लाख के आसपास देखें। AK-203 असॉल्ट राइफल हमको तैयार करनी थी। उत्तर प्रदेश के कोरबा में इसकी फैक्ट्री लगाई गई है। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी को सौंपी गई है, ये हैंड ओवर की गई है। हाल ही में प्रारंभ होने वाले विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये चिली में है। चिली में एक अटाकामा डेजर्ट है। ठीक है, एक अटाकामा डेजर्ट है, वहाँ पर ये वेधशाला एक्चुअल में है किसकी? जापान की ऑब्जर्वेटरी है, ये है जापान की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इसमें 2 मतलब मशीन लगी हुई हैं, 2 उपकरण हैं इसमें स्पेशल। एक का नाम है सिम्स, एक का नाम है मिमीजुकू। तो जो सिम्स है इसका उद्देश्य ये है इसका कि आकाश गंगाएं कैसे डेवलप होती हैं, गैलेक्सीज कैसे डेवलप होती हैं, ये पता लगाना। और मिमीजुकू का उद्देश्य ये है कि जो प्लानट फॉर्मेशन हुआ है और उसके लिए जो मटेरियल आया था वो क्या प्रोसेस से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया था मटेरियल, कैसे बना मटेरियल, ये मिमीजुकू पता करेगा। तो ये सबसे हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो चिली की अटाकामा में इस्टेब्लिश की गई है, लेकिन ये है जापान की, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखें,
वेयर हैज़ एलन मस्क रिसेंटली लॉन्च्ड हिज स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। तो स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस जो दे रहा है वो एलन मस्क दे रहा है, पूरी दुनिया में देने की उसकी कोशिश है कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाया जाए। हाल ही में इसने यहाँ लॉन्च किया है अपने स्टारलिंक के प्रोजेक्ट को, इंटरनेट दिया है जिस देश को, वो देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है वो? इंडोनेशिया को दिया है स्टारलिंक में। ठीक, आगे देखें। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है। तो भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें ये देखा जाता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने क्या किया है, विकास करने के लिए इन क्षेत्रों का किसी देश ने क्या किया है। तो भारत को 39वें नंबर पर रखा गया है, 39वें नंबर पर रखा गया है। ठीक, ये देखो 39 रैंक पर रखा गया है। अब यहाँ पर WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वैसे। ठीक है, लेकिन इसमें प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट प्लेयर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है, इसकी दावोस में हर साल में बैठक होती है इसकी, दावोस में। ठीक, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, कोलोनी नाम का एक शहर है। और भी कई रिपोर्ट हैं जो जारी करता है, इसमें से रिपोर्ट को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछी जाती हैं, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, और भी कई रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये मेजर रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, रिलीज करता है। ठीक, आगे देखें। इसमें कौन से टॉप कंट्री हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी टॉप पे कौन है? USA है, फिर स्पेन है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M की पहली खेप कहाँ भेजी है? यानी कि ये मलेरिया की वैक्सीन है, आप इस वैक्सीन का नाम याद रखेंगे, R21 या मैट्रिक्स M, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है, जिसने भारत में कोविशील्ड बनाई थी, है ना, जिसकी वजह से अभी भी काफ़ी कोहराम मचा हुआ था कि हार्ट अटैक आ रहे हैं जिन लोगों को वैक्सीन लगी कोविशील्ड। ठीक है, तो वो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। ओके, अब इसको कहाँ भेजा है? तो सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस कहाँ सामने आते हैं? तो अफ्रीका में आते हैं, इसीलिए इस खेप को भी कहाँ भेजा गया होगा? अफ्रीका में भेजा गया होगा। ठीक है, अफ्रीका में। और मलेरिया फैलता किसकी वजह से है? तो एक मच्छर होता है एडीज़, मादा मच्छर होता है वो, फीमेल एडीज़। ठीक है, चलिए ये सब बातें हम बता चुके हैं सब। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, उसकी वजह से फैलता है। और मादा तब एनाफिलीज मच्छर है, एडीज़ नहीं, एनाफिलीज है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 यानी 100 ऑक्टेन नंबर है इसका, ये एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है IOC का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो ये इसको कहाँ पर भेजा है सबसे पहले? तो हाल ही में अपने प्रीमियम प्रोडक्ट भेजने का काम किया है इसने श्रीलंका में। ठीक, तो ये श्रीलंका में ध्यान रखेंगे आप कि श्रीलंका को भेजा है। ये देखो 100 उसमें ऑक्टेन नंबर है। कहाँ से भेजा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है वहाँ से भेजा है। अगला सवाल देखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? ठीक है, यानी ये जर्मन भाषा की एक महिला को दिया गया है। एक्चुअल में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो एक ट्रांसलेशन को दिया जाता है, एक ऐसा ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में किया गया है, चाहे वो किसी भी भाषा का नोबेल हो, किसी भी भाषा को उपन्यास हो, वो ट्रांसलेटेड किया गया हो अंग्रेजी में और वो छपा हो दुनिया के कई देशों में, लंदन में भी वो प्रकाशित हुआ हो और उसकी काफ़ी बिक्री हुई है। ऐसे किसी नोबेल को चुना जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। तो 2024 में चुना गया है इसको, जेनी एरपेनबैक को। जेनी एरपेनबैक के एक उपन्यास है उसको चुना गया है। ठीक, आगे देखें क्या नाम है उसका? कैरोस। किसको? कैरोस, यानी कैरोस नाम का नोवेल है जो ट्रांसलेट किया है किसने? इधर कहीं लिखा है कोई क्या? हाँ, माइकल हॉफमैन ने इसे ट्रांसलेट किया है, उसको दिया जाता है। पहले इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ कहते थे, अब ऐसा नहीं है, इसे UK के द्वारा दिया जाता है। 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? द प्राइज एम्स टू प्रमोट द ग्लोबल फिक्शन एंड सेलिब्रेट्स द वर्क ऑफ ट्रांसलेटर्स, यानी कि जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया है उनको भी थोड़ा बढ़ावा मिलता है। जैसे अभी जो इंडिया की एक महिला थी शायद गीतांजलि, हाँ गीतांजलि जी को दिया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, है ना, 2023 वाला टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए।
हाल ही में, वो पूछा भी गया था, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो वो है तिरुवनंतपुरम। यानी कि यहाँ पर जो भी वेस्ट होता है वहाँ वो एकदम जीरो कर रखा है, वहाँ पर कोई वेस्ट पैदा ही नहीं करते। तो वो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, आगे देखें, यहाँ तिरुवनंतपुरम लिखा हुआ है। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ द ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? ये एक्चुअल में फ्रांस की है। कहाँ की ये मिसाइल? फ्रांस की है। और ये भी एयर टू सरफेस अटैक करती है। कहाँ अटैक करती है? एयर टू सरफेस अटैक करती है। एयर टू सरफेस कहीं लिखा है कि नहीं इसमें? सुपरसोनिक मिसाइल है, वैसे एयर टू सरफेस अटैक करती है। ये यहाँ लिखा हुआ है लैंड अटैक। कुल मिलाकर के एयर टू सरफेस मिसाइल है, तो आप शॉर्ट में जान लेंगे कि एयर टू सरफेस, क्योंकि एयर टू सॉल लिखा ही हुआ है। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे, एयर टू सॉल मोएने पोर्टे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये लिख दें क्या? देखो लिख देते हैं, एयर डैश दे देता है फ्रांस में, सॉल मोएने, ये मोए नहीं है, ये मोएने है, ठीक, पोर्टी, ठीक, इसका नाम है पूरा। अब चूंकि इसका एडवांस वर्जन है तो इसलिए इसमें एमिलियोरेट कर दिया गया है, तो ए हो जाता है ASMP कर लो चाहे ASMPA कर लो, दोनों ही फ्रांस की मिसाइल है, ठीक है। आगे देखें, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन पर विचार करना है। द विंड्स इन द रीजन फ्लो टूवार्ड्स अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and northwesterly direction in the southern hemisphere. Southwesterly direction in the northern hemisphere. Southwesterly direction in the northern hemisphere. बना लेते हैं हेमिस्फीयर। साउथवेस्टर्ली डायरेक्शन मतलब ऐसे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन यही होगी, और नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर मतलब ऐसे, ठीक। स्टेटमेंट 1, ठीक है। विंड ऐसे फ्लो तो करती हैं, मतलब बिलो करती हैं ऐसे। सेकंड स्टेटमेंट है द अर्थ वेस्ट ईस्ट रोटेशन कॉजेज ऑल विंड्स ब्लोइंग बिटवीन 30 डिग्रीज टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर टू स्लैंट इन देयर ट्रेजेक्टरी। देखो एक्चुअल में इसे हम सही और गलत दोनों मान सकते हैं। सही बात है, अर्थ के रोटेशन की वजह से ही कोरोलिस इफेक्ट पैदा होता है, और कोरोलिस इफेक्ट की वजह से ही जो विंड्स हैं वो अपनी डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज लाती है, यानी वो डिफ्लेक्ट होती हैं। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, वैसे इस क्षेत्र में हवाएं, इस क्षेत्र का मतलब 30 डिग्री की बात कर रहा है वो, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये ट्रेड विंड की बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन की वजह से ही तो ये घूमती हैं, उसी से कोरोलिस इफेक्ट पैदा होता है। तो बिल्कुल बात सही है। स्लैंट इन ट्रेजेक्टरी, स्लैंट माने तिरछा, ट्रेजेक्टरी मतलब रास्ता, तो वो रास्ते में तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक। चलिए आगे देखें, बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके पीछे दे रखा होगा। चलिए, एक्चुअल में अभी क्या हुआ था कि मानसून को लेकर के बताया गया था कि अब एल नीनो ख़त्म होने वाला है और ला नीना आने वाला है। तो एल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय, और ला नीना एक स्पेनिश ये भी शब्द है, इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल, यानी छोटी लड़की, ठीक। चलिए, इसकी वजह से हमने क्या देखा है कि जो एल नीनो है, अभी इस IMD ने फोरकास्ट किया था, यानी भविष्यवाणी की है कि जो रेन है इंडिया में इस बार वो एबव नॉर्मल शायद होने वाली है, यानी कि सामान्य से अधिक ज़्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि ला नीना की कंडीशन बन रही है फिर से। एल नीनो एक और ला नीना एक स्पेशल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं और ओशनिक कंडीशंस भी हैं, यानी ये स्पेशल फेनोमेनॉन है। एल नीनो होता है तो भारत का मानसून कमज़ोर होता है, ला नीना होता है तो भारत का मानसून स्ट्रॉन्ग होता है, बस। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में। चलिए देखें आगे। अभी हाल ही में क्या हुआ था, UNCCD की रिपोर्ट आई थी, तो रेंज लैंड के बारे में वहीं उल्लेख किया गया था। बताया गया था कि जो रेंज लैंड है वो, यानी जो रेंज लैंड्स होती हैं
उनका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 50% कम हो गया है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, पर्यावरणीय क्षति की वजह से। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, विचार करो क्या है। दे कंटेन वेजिटेशन सच एज ग्रासेस, श्रब्स, बुशेस, ओपन फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। इसमें घास, झाड़ियाँ, मतलब श्रब्स और बुशेस में अंतर होता है थोड़ा सा, खुले जंगल और कृषि वानिकी की प्रणाली जैसी वनस्पतियाँ होती हैं। सही बात है। रेंज लैंड का मतलब होता है ऐसी छोटी मोटी झाड़ियाँ, इन सबको कहते हैं। रेंज लैंड की वनस्पति की प्रकृति वर्षा और तापमान से प्रभावित होती है। तो कोई भी वनस्पति हो, कहीं की भी हो, वेजिटेशन हमेशा वर्षा यानी टेम्परेचर यानी रेनफॉल और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगी, हमेशा कहीं भी हो। वे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल जहाँ वनस्पति होगी, वनस्पति में कार्बन क्या होता है, वेजिटेशन में कार्बन स्टोर होता है। तो जहाँ कार्बन स्टोर होता है उसे कार्बन सिंक कहते हैं। तो ये भी बात सही है। भारत में रेंज लैंड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भारत में झाड़ियाँ, छोटे मोटे घास, खुले जंगल कहाँ नहीं है? तो बिल्कुल गलत है ये तो 1 2 3 सही है। मतलब पूछ रहा है कि कितने सही हैं कथन, तो 3 कथन सही हैं, चौथा सही नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से 3 सही हैं, तो आंसर होगा केवल 3, यानी ओनली 3 सी। देखो ये भी यूएनसीसीडी की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। उसके बारे में हमने बात आपसे कर ली है, तो आप देख लीजिएगा। देखें आगे, हाल ही में कार्बन लाइन जो थी वो चर्चा में थी। क्यों? हाल ही में जो कार्बन लाइन थी चर्चा में रहा है। अच्छा, ये पूछा है कि क्या है ये जो कार्बन लाइन है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो हमारे अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाओ तो 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको लेकर के एक लाइन खींच दो, यही कार्बन लाइन है। क्या है ये? कार्बन लाइन है। ये जो कार्बन लाइन है ये बताता है कि इसके ऊपर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो कोई व्यक्ति इस कार्बन लाइन के ऊपर चला जाता है तो वो स्पेस टूरिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? स्पेस टूरिस्ट। ये कहते हैं वो स्पेस में घूम के आया है। ठीक, तो कार्बन लाइन को माना जाता है कि ऐसा वहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है। हालांकि वो एटमॉस्फेयर ही है अभी, लेकिन फिर भी हम स्पेस साइंस में ऐसा मानते हैं कि ये कार्बन लाइन है। ज्योग्राफी में ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में हम एटमॉस्फेयर को मानेंगे 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं। ठीक, 10,000 किलोमीटर के ऊपर जो लाइन होगी उस तब तो हम कहेंगे स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन स्पेस साइंस में कार्बन लाइन वो है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और वहाँ से हम मानते हैं कि आउटर स्पेस स्टार्ट हो चुका है, बाहरी अंतरिक्ष स्टार्ट हो चुका है। तो वही है द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। बिल्कुल यही लाइन है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम ये मानते हैं कि आउटर स्पेस से क्या करती है, अलग करती है। हाल ही में क्या हुआ था, एक भारतीय ऑरिजिन का व्यक्ति था, ठीक है, ये है गोपी थोटाकुरा। तो जो गोपी थोटाकुरा था वो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री बन चुका है। मतलब अंतरिक्ष यात्री तो मतलब स्पेस टूरिस्ट किया है उसने, स्पेस में वो टूरिज्म करने गया था। ठीक, पहला फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट पूछा जाए तो बता भी देना है कि गोपी थोटाकुरा था। किस कंपनी से गया था भी? ये ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी थी, उससे गया था। चलिए, ये ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप से गया था, यहाँ लिखा हुआ है ब्लू ओरिजिन की स्पेसशिप से। ठीक, आगे देखें, यूरोपीय संघ के कोपरनिकस कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य सेंटिनल्स नामक उपग्रहों के एक समूह से डेटा एकत्र करके पृथ्वी और उसके पर्यावरण की निगरानी करना है। बिल्कुल बात सही है। कोपरनिकस प्रोग्राम जो है इसमें क्या है, कई सारे सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स अर्थ की तस्वीर लेते रहते हैं और उन सैटेलाइट्स को सेंटिनल्स कहा जाता है। तो बात सही है। इसे 1998 में लॉन्च किया था। हाँ, ये भी बात सही है। इससे पहले पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक निगरानी यानी कि इट वाज अर्लियर नोन एज ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। तो ये भी बात सही है। इसी रूप में के जानते थे पहले से, अब इसे कोपरनिकस कार्यक्रम कहते हैं। वर्तमान में से नासा के समर्थन से यूरोपीय आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। नासा के समर्थन से नहीं बल्कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको अप्लाई करती है, इसलिए यहाँ अभी क्या है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3 ऊपर वाले 3 सही हैं, तो कुल 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर होगा पाम ऑयल के संदर्भ में अभी क्या हुआ था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट या नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट है और इंडियन मेडिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है IMRI, और मतलब ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इंडिया के लोगों के लिए एक डाइटरी प्लान, एक बैलेंस डाइट क्या होती है वो जारी किया था। तो उसमें पाम ऑयल का उल्लेख आया था। ठीक, तो उसी को लेकर के सवाल बनाया गया है।
इसमें संतृप्त वसा नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। पाम ऑयल में सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड दोनों फैट होती हैं, ठीक है। तो इसमें संतृप्त वसा होती है, यानी सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड दोनों इसमें वो होते हैं फैट्स। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा, इट बोस्ट विटामिन ए एंड ई, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें विटामिन ए और ई को काफ़ी, विटामिन ए और ई इसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो आपके अंदर इसको बढ़ाता है ये, सही बात। इट डज नॉट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को किल कर देते हैं। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट अगर नहीं है किसी चीज़ में तो फिर आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज्ड होने लगती है और नुकसान होती है, ठीक। इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल दूसरा सही है। इसका मतलब कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल एक। पूछा ना कितने कथन सही हैं, तो केवल एक कथन सही है तीनों में से, वो भी दूसरे नंबर का। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए, ठीक है। आगे देखें, आर्टेमिस 3 जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण करेगा और हाल ही में चर्चा में रहा। मिशन आर्टेमिस 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? देखो, आर्टेमिस मिशन नासा का मिशन है, जो 2000 कहाँ का है? नासा का है, जो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें 5 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिनमें से करीब 3 लोग चंद्रमा पर चक्कर लगाएंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ इकट्ठा करेंगे। इंडिया में क्या है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो उसी को लेकर के सवाल है, विशेष करके साइबर अटैक के जरिए। भारत को निशाना बनाने वाले लगभग 45% साइबर अपराध दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग सोचते हैं कि चाइना से, रशिया से अटैक होता है इंडिया पर साइबर अटैक, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वहाँ के लोग करते हों, लेकिन वो जिस रीजन से आता है वो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी आसियान कंट्रीज जो हैं, ठीक। भारत के लिए निवेश घोटाले, धन संबंधी, विशेषकर थाईलैंड, लाओस और म्यांमार से अटैक होते हैं इंडिया पर, सबसे ज़्यादा साइबर अटैक। आगे कह रहा है कि भारत के लिए निवेश घोटाले, धन संबंधी घोटालों की सबसे बड़ी मात्रा के लिए जिम्मेदार है। नहीं, निवेश घोटाले नहीं, बल्कि ट्रेड स्कैम, यानी कि आपसे व्यापार करना है, इस स्कैम को लगा करके लोगों ने चूना लगाया है कम से कम 1420 करोड़ रुपए का भारत के लोगों को। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है कि साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा अटैक होते हैं, इसलिए इसमें पूछ रहा कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। बहुत सारे भारतीय लोगों को तो रोमांस और डेटिंग के मामले में फंसा दिया गया है। उनसे कह दिया कि आओ चलो डेटिंग कराते हैं तुमको, उसके बाद उनके पैसे लेके फरार हो गए। देखो इसमें डाटा दे रखा होगा। 4 टाइप्स ऑफ स्कैम सामने आए हैं। डिजिटल अरेस्ट, यानी लोगों को डरा के धमकाना कि आपके यहाँ आप कुछ और करते हैं, तो धोखा देना है एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट भी। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ का, मान लीजिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है कि तुम ड्रग्स का धंधा करते हो, हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, पता चला है हमको, नहीं तो तुम पैसे दे दो, फिरौती मांग लेंगे उससे। तो एक तरीके से क्या है, डिजिटल अरेस्ट है, जबकि उस व्यक्ति वो बिल्कुल निर्दोष है, इनोसेंट है, फिर भी उसको फंसाया जा सकता है। तो इसे कहते हैं, तो ऐसे पैसे ऐंठे हैं उन लोगों ने। ट्रेडिंग स्कैम किया है, इन्वेस्टमेंट स्कैम किया है, और देखो रोमांस या डेटिंग स्कैम भी किया है। कम नहीं है ये लोग, इन लोगों ने बहुत पैसे खींचे हैं। 120 करोड़ के आसपास उन्होंने डिजिटल अरेस्ट में खींचे हैं, 1420 करोड़ के आसपास इन्होंने ट्रेडिंग स्कैम में खींचे हैं, और 222 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्कैम में खींचे हैं, और लगभग 13 करोड़ रुपए रोमांस और डेटिंग के स्कैम में इन लोगों ने चुरा लिए इंडिया से। तो काफ़ी पैसे चुराए हैं इन लोगों ने, ठीक है, काफ़ी चोर हैं ये लोग यहाँ के। आगे देखें, 2023-24 में भारत का दालों का आयात 2016-17 के बाद से सबसे अधिक था। बिल्कुल सही बात है, 2016-17 में जितना हमने इंपोर्ट किया था दालों का, लगभग उसी के लेवल पर फिर से पहुंच गया एक बार ये। इस बार हमने दालों को काफ़ी इंपोर्ट किया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एल नीनो प्रेरित अनियमित मानसून और सर्दियों की बारिश 2023-24 में घरेलू दालों के उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण थी। बिल्कुल सही बात। इरेगुलर मानसून और फिर सर्दियों में जो बारिश हुई उसकी वजह से भी दालों का बिल्कुल बंटाधार हो गया, ख़त्म हो गई इंडिया की दाल, मतलब एक तरीके से काफ़ी नुकसान हुआ, प्रोडक्शन बहुत कम हुआ। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, और पहला की व्याख्या भी करता है दूसरा। इसीलिए तो हमको आयात करना पड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ ही कम हुआ है, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ा है। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट 1, 2 दोनों सही हैं, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की व्याख्या भी करता है। आगे देखा है, अंटार्कटिक संधि के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि ये हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक। देखिए, भारत में 1983 में संधि में शामिल हुआ था। भारत में 1983 में, बिल्कुल सही बात, हम बात कर चुके हैं। अभी इसमें करीब 56 देश हैं अभी अंटार्कटिक संधि में। अभी इसकी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी ना कोच्चि में, पिछले हवाला कराया था थोड़ी देर पहले। सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को वैज्ञानिक जांच करने की स्वतंत्रता होगी, यानी सभी लोग जाकर जा सकते हैं अंटार्कटिका पर।
जो लोग इस टीटी के मेंबर हैं उन्हीं लोगों में से वो लोग जा सकते हैं, उसी देश के, और कोई नहीं जा सकता। 56 देशी उसमें थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसे अंटार्कटिक संसद कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को इंडिया होस्ट किया है अभी, 30 मई को खत्म हो चुकी है बैठक। अंटार्कटिक में कहीं भी परमाणु परीक्षण या रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ का निपटान प्रतिबंधित नहीं है, ये गलत बात है। न्यूक्लियर टेस्टिंग और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज टोटली प्रोहिबिटेड इन द अंटार्कटिक रीजन। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत है। इसलिए इसमें केवल 3 ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा केवल 3 स्टेटमेंट, यानी सी। आगे देखें, अभी रोगाणुरोधी यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR के संदर्भ में विचार करना है। यानी कहने का मतलब है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में बात करो। इट हैपन्स व्हेन द बैक्टीरिया और वायरस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। मतलब ये कह रहा है ये ऐसी स्थिति है जब बैक्टीरिया और वायरस या फिर और जो भी पैथोजन है, अब वो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन यानी इनको मारने वाली दवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी वो इन दवाओं से मरते भी नहीं हैं। कुल मिला के बात ये है। द मिसयूज एंड बात, तो ये बात बिल्कुल सही है, जब दवाएं असर करना बंद कर दें तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। द मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स आर द मेन ड्राइवर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस। बिल्कुल सही बात है। यानी अगर हम ऐसी दवाइयों का मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो फिर वे बेअसर होने लगती हैं, तो वो पैथोजेंस होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी दवाई से ही लड़ लेते हैं, दवाई का फिर उन पर कोई असर नहीं होता। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इट मेक्स इन्फेक्शन डिफिकल्ट टू ट्रीट। सही बात है। अगर भाई इन्फेक्शन हो गया है जिसमें दवाई ही काम ना करे, ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसमें दवाई काम ही नहीं कर रही है, तो डिफिकल्ट है उसको ट्रीट करना, कठिन है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल 3 स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक। इसका मतलब आंसर यहाँ सी होगा। देखें आगे, देखें राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें। कंडीशंस क्या है? विद रेफरेंस टू द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स, 1933 में ये आया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके संबंध में आपको विचार करना है। अ परमानेंट पॉपुलेशन डिफाइंड टेरिटरी कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स हैविंग देयर ओन करेंसी। ये पूछ रहा है आगे कि हाउ मेनी ऑफ द कंडीशंस गिवन आर इन आइडेंटिफाइड कंडीशंस ऑफ ए स्टेट। यानी राज्य हम किसे माने, इसके मामले, इसको लेकर के 1933 में एक समझौता हुआ जिसमें राज्य यानी जो देश है, जिसको देश का दर्जा दिया जाए, एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में ऐसी शर्तों की बताई गई थी। तो 4 शर्तें बताई थी उसमें। पॉपुलेशन होनी चाहिए आपके पास परमानेंट, आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, आपके पास डिफाइंड यानी फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, और इसके अलावा देखो पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और आपकी फिक्स टेरिटरी, यहाँ आपसे लिख दिया गया है डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। यानी ये 2 है एक्चुअल में, डिफाइंड टेरिटरी और आपकी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो आपके यहाँ जनसंख्या है, आपका क्षेत्र है, आपकी सरकार है, और आप किसी भी देश के साथ यानी अदर स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ देश की बात की जा रही है एक्चुअल में, आप किसी भी देश के साथ अपने रिलेशन बना सकते हैं, यानी मेंटेन कर सकते हैं, दोस्ती करनी है, दुश्मनी करनी है, आप अपनी मर्जी से। तो 4 शर्तें हैं, इन 4 शर्तों को स्वीकार किया गया था। हैविंग देयर ओन करेंसी, ये कोई शर्त नहीं थी इसमें, इसीलिए केवल 3 ही इसमें बात सही है। 3 स्टेटमेंट में 4 बात कह दी है, तो वही सही है बस। चौथा स्टेटमेंट तो गलत है, ये करेंसी की बात तो इसमें कहीं नहीं की गई है, ठीक। चलिए आगे, श्रम बल भागीदारी दर के संदर्भ में यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्या है? LFPR रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर जॉब्स इन एन इकोनॉमी। बिल्कुल, ये क्या है? ये टोटल डिमांड को बताता है। टोटल डिमांड यानी कितने लोग काम करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, उस रेट को बताता है ये, ठीक है। टोटल लोग कितने डिमांड कर रहे हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने उसमें डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इट इवन इंक्लूड पीपल लाइक अ 35-year-old मैरिड वुमन हु इज नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। तो कैसे इंक्लूड कर लेगा? नहीं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वही लोग शामिल होते हैं जो एक्टिवली जॉब के लिए खोज रहे हैं, यानी एक्टिवली सीकिंग फॉर अ जॉब। ये कह रहा है कि नॉट एक्टिवली, ये महिला ऐसी है जो 35 साल की है, शादीशुदा है, लेकिन ये काम के बारे में सोच नहीं रही है या ये कोई नौकरी खोज नहीं रही है, तो सिंपल बात है, इसको लेबर फोर्स में हम शामिल नहीं करेंगे। हम उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जो नौकरी की तलाश में है, ठीक है। और एक 22-year-old हु इज़ बिजी परस्यूइंग हायर एजुकेशन बट हैज़ पोटेंशियल टू बी एम्प्लॉयड। वो 22 साल का लड़का है जो हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहा है, यानी उसको मतलब शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त है वो, ठीक है, लेकिन वो रोजगार पा सकता है, तो वो शिक्षा
पाने में व्यस्त है, इसका मतलब है वो रोजगार की तलाश नहीं कर रहा है, इसलिए उसको भी लेबर फोर्स में शामिल नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, तो ये कह रहा है कि इंक्लूड, तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको तो एक्सक्लूड कर देंगे। इट एक्सक्लूड 65 ईयर ओल्ड हु नो लॉन्गर वांट टू वर्क। अब वैसे भी हम 65 साल के व्यक्तियों को तो निकाल ही देते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि व्यक्ति 15 से 64 साल तक की उम्र तक का ही व्यक्ति लेबर फोर्स मार्केट में आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा सही है, दूसरा तो गलत है। इसलिए एक, कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2, तो केवल 2 सही हैं स्टेटमेंट है। आंसर होगा बी, देख लें। अभी ये नेग्लेरिया फ्लोरी, ये एक अमीबा है जो दिमाग को खा जाता है, तो वायरस नहीं है, तितली नहीं है और प्रजाति भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा फिर? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये एक अमीबा है जो, जिसकी वजह से ये केरल में एक बच्ची की मौत हो गई थी, 5 साल की बच्ची थी, उसके दिमाग को अंदर से खा गया था अमीबा। ठीक है, इससे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। किसको? नेग्लेरिया फ्लोरी को। ठीक, आगे देखें। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी अभी इसने जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, हमने अभी बताया था। ये कह रहा है कि यूएस, स्पेन, फ्रांस, यूएस, स्पेन, जापान, अच्छा पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज रैंक्ड हाईएस्ट इन साउथ एशिया एंड अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। हाँ, बात सही है, भारत को ठीक ठाक रैंक दी गई है और साउथ एशिया में सबसे ऊपर भी है इस मामले में। ठीक है, ये कह रहा है कि यूके, स्पेन, जापान, फ्रांस एंड द यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस एंड द यूके फिगर अमंग द टॉप 5 इन द 2024 लिस्ट। ये गलत बात है, 2024 में ये टॉप 5 में शामिल नहीं है, क्योंकि यूके नहीं है, यूके की जगह ऑस्ट्रेलिया है। बाकी यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस, हाँ, ये इस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर हैं। ये 4 तो बिल्कुल टॉप पर है और चारों इसी क्रम में है, लेकिन 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ना कि यूके है। ठीक, ये कह रहा है कि द रिजल्ट हाईलाइटेड दैट द हाई इनकम इकोनॉमीज, यानी कि ये जो निष्कर्ष है, परिणाम है, ये बता रहे हैं कि जो उच्च आय अर्थव्यवस्थाएं हैं जनरली कंटिन्यू टू हैव मोर फेवरेबल कंडीशंस। उन देशों में, यानी उन अर्थव्यवस्थाओं में फेवरेबल कंडीशंस हैं ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। तो बात सही है, सिंपल सी बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा भी सही है, यानी 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें यूके नहीं, 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो 1 और 3 सही है इसमें से, 1 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा 46, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अग्निबाण के उपकक्षीय रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ये तो हमने अभी पढ़ाया था बुधवार को ही। ठीक है, तो अग्निकुल कॉस्मोस नाम की कंपनी भारत की प्राइवेट कंपनी है, और ये सेकंड ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने भारत में अपना रॉकेट बनाया है। 4 बार ये अपना 4 बार अपना रॉकेट सिस्टम, मतलब क्या बोलते हैं उसे, डिले कर चुकी है ये। उसके बाद ये 5वीं बार में इसने लॉन्च किया है अपना रॉकेट खुद का। तो ये भारत की प्राइवेट कंपनी, स्पेस कंपनी है भारत की। इससे पहले एक और कंपनी थी जिसका नाम था स्काई रूट एयरोस्पेस, जो हैदराबाद की थी। उसने भी विक्रम एस नाम से एक रॉकेट अपना लॉन्च किया था, तो वो पहली कंपनी थी। अब ये दूसरी बनी है लॉन्च करने वाली। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो अग्निबाण है वो 3D प्रिंटिंग इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया, टोटली 3D प्रिंटिंग इंजन। ठीक है, अभी हमने बात की थी ना 3D प्रिंटिंग की। आगे देखें, हाल ही में खबरों में रहे प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? ये इंडियन मिलिट्री का एक प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम पुराने ज़माने में जो हमारे पास मिलिट्री की बेहतर नॉलेज थी, यानी स्वदेशी रूप से जो हमारे पास मिलिट्री नॉलेज थी, उसको अगर हम वर्तमान की जो मिलिट्री नॉलेज है उससे मिला दें तो हमारे पास बेस्ट मिलिट्री प्रैक्टिसेस उभर के आएंगी। उसी के लिए प्रोजेक्ट उद्भव चालू किया है इंडियन आर्मी ने। तो यही बात, पहला ही स्टेटमेंट सही है इसमें फिर। ठीक है, बाकी पर तो बात ही नहीं करनी। आगे देखा, K9 वज्र जो हाल ही खबर में था, ये क्या है? तो ये क्या है? एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। ठीक, एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। कुछ चीज़ों में इतना ही जानो, काम खत्म। भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो अभी भारत ने शायद $1 मिलियन की मदद की गुहार की थी, इससे
गुहार नहीं मतलब मदद का पेशकश किया था कि पापुआ न्यू गिनी में अभी आया था भूस्खलन बहुत भयंकर वाला, तो इसका एक जो स्टेट था वो काफ़ी तबाह हो गया है क्योंकि मुंगालो में आया था भूस्खलन लैंडस्लाइड। तो इसको $1 मिलियन की पेशकश की थी कि भाई तुम ले लो, और पता नहीं इन लोगों ने लिया होगा कि नहीं, लेकिन पेशकश जरूर की थी, इसलिए चर्चा में था ये, इसलिए माउंट मुंगालो के बारे में जानकारी दी गई है। पूछ रहा है कि रुआंग वोल्केनो कहाँ है, जो खबरों में रहा था हाल ही में। तो ऐसे वोल्केनो जनरली कहाँ फटते हैं, इंडोनेशिया में फटते हैं इनमें से, ठीक, इंडोनेशिया में। तो आंसर इसका क्या होगा, इंडोनेशिया। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो मई मंथ के थे, ठीक है। ऐसे ही हम फिर जून मंथ के भी लेके आएंगे इन द एंड ऑफ जून। तो आज के लिए इसमें इतना ही। कैसे लगा आपको वीडियो, एक बार ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और आपकी जो भी इच्छा हो, कैसे वीडियो आप चाहते हैं करंट अफेयर्स में और क्या क्या किया जाए, जो आप चाहते हैं वो हम करने को हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि MKC ऑलवेज डेडिकेटेड टू द एस्पिरेशंस ऑफ द एस्पिरेंट्स। ओके, चलिए, जय हिंद, नमस्कार।